हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखी थी, देन हम लोगों ने अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया था, एक न्यू फाइल बनाई थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था रिएक्ट के प्रोजेक्ट का। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि यार मुझे रिएक्ट सीखने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आने चाहिए जावास्क्रिप्ट के, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट जेएस सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट आपको कितनी आनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए आपको रिएक्ट जेएस सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक फोल्डर बना लिया जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर फॉर रिएक्ट जेएस के नाम से। अपने वीएस कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन करा है और यहाँ पर एक फाइल बना ली है index.html के नाम से, जिसमें कुछ भी नहीं है, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करिए। यहाँ पर मैंने एक h1 का टैग लगाया, सिंपल एक हेडिंग यहाँ पे लगा दी है जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर फॉर रिएक्ट जेएस। ठीक है, और इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर डॉट जेएस के नाम से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया और कोई भी काम नहीं करा है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, लाइव सर्वर के थ्रू मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे रन किया हुआ है। लाइव सर्वर का अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भाई क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप क्या कर सकते हो, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जैसे ये रही, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे आपके पास यहाँ पर एक बटन आएगा गो लाइव का। आप गो लाइव पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो index.html की फाइल है ये आपके वेब ब्राउजर में रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। तो आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ज़रूर इंस्टॉल करनी है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल भी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, हम बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड यूज़ होता था, जो ES6 से पहले भी यूज़ किया जाता था, जो अब तक यूज़ होता है, बहुत सारे लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं, वो होता है वेर का कीवर्ड। क्या आप वेर का कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वेर a = 10 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई ए को क्या करो, कंसोल में शो करा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा तो देखो ए की वैल्यू आपको कंसोल में मिल चुकी है। तो वेर का कीवर्ड यूज़ करते हुए आप क्या बना सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, अब ES6 के बाद से क्या हुआ था कि आपके पास लेट का कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आप लेट का कीवर्ड यूज करते हुए भी क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। उसका रीजन ये था कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाऊं, मैं अगर इसी को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूं और मैं बोलूं कि भाई ए के नाम से दोबारा वेरिएबल बना दो और उसके अंदर क्या इनिशियलाइज करवा दो, फर्जीन इनिशियलाइज करा दो। और अब अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्जीन आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ES6 में जावास्क्रिप्ट में ये बोला गया कि भाई इस तरीके से तो ये चीज़ एरर देनी चाहिए, क्योंकि ए के नाम से आप ऑलरेडी एक वेरिएबल बना चुके हो, तो अब आप ए के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। तो वेर के कीवर्ड में यहाँ पर क्या होता था कि अगर आपने ए के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, तो फिर आप ए के नाम से दोबारा भी वेरिएबल बना सकते हो। ये वेर के कीवर्ड में होता था, लेकिन लेट के कीवर्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे मैं लेट बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूं 8 और यहाँ पे मैं आऊं लेट बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दूं अली। ठीक है, तो देखो ये यहीं पर ही मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर इस पे होवर करूंगा तो ये बोलेगा कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो ये मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई बी के नाम से आप ऑलरेडी एक वेरिएबल बना चुको, अब आप इसको दोबारा से वेरिएबल नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, लेकिन आप दोबारा से बी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये लेट के केस में आपको क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल और लॉक करूँ और यहाँ पे बी को कंसोल में शो कराऊँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा तो देखो बी की वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, लेट के कीवर्ड का और वेर के कीवर्ड का। अब अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ES6 में आपके लिए एक कीवर्ड रिजर्व किया गया है कॉन्स्ट के नाम से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के बाद अगर मैं लिख देता हूँ C = 4। ठीक है, अब अगर मैं C की वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C = 5,
इस तरीके से लिखने के बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में सी को क्या करूँ, कंसोल में शो करवाऊँ, और एक काम ये करते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल स्लैश से क्या होता है, कमेंट हो जाता है। अब अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो मुझे मिलेगा एक एरर, और ये बोलेगा कि भाई असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने कॉन्स्टेंट वेरिएबल में बोल दिया कि वैल्यू 4 है, तो अब वैल्यू 4 ही रहेगी, आप इसको बाद में इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपको क्या देगा, एक एरर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेरिएबल कॉन्सेप्ट का। जावास्क्रिप्ट में तीन कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो। वेर का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, लेट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, और कॉन्स्ट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। रिएक्ट में आप ज्यादातर जो देखोगे वो आप ये दो कीवर्ड्स देखोगे, आप वेर इतना नहीं देखोगे, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप वेर यूज करना चाहो तो कर लो, लेकिन ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस अभी ये रहती है कि आप लेट का कीवर्ड या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हुए अपने वेरिएबल्स को बनाओ, ठीक है। तो अब हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो भाई अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम समझेंगे डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कितने तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। डेटा टाइप्स, पहली डेटा टाइप तो होती है आपके पास नंबर्स की, ठीक है। एक तो आपके पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो डेटा टाइप होती है आपके पास वो होती है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स भी आपके पास क्या होती है, एक तरह की डेटा टाइप्स होती है। बूलियंस यानी कि ट्रू और फॉल्स में अगर आपको वैल्यू चाहिए होती है तो आपकी उसमें डेटा टाइप क्या होती है, बूलियंस होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग्स भी क्या है आपके पास, एक डेटा टाइप होती है। अनडिफाइंड भी आपके पास क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा लेकिन उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू आ जाती है, अनडिफाइंड आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आपके पास डेटा टाइप होती है नल। तो ये आपके पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो आपकी जावास्क्रिप्ट में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम समझते हैं फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में जब हम लोगों ने अपना कोड, अपनी जो फाइल बनाई थी, उसमें भी आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिख रहा था, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, जैसे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया यहाँ पे से हेलो, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज लिख दूंगा हेलो का, ठीक है। ये हेलो कब लिखा हुआ आएगा कंसोल में, जब मैं अपने फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करवाया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमें एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्ट सीखने के लिए, एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो अभी हम उसको भी देखेंगे। पहले हम आ जाते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट का कीवर्ड यूज करते हुए मैंने ईएमपी यानी कि एम्प्लॉय के नाम से क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट में होता क्या है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने अपनी की दे दी यहाँ पे नेम, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी फरजीन, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगा के मैं दूसरी वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी वैल्यू दे दी एज, और यहाँ पे मैं एज फॉर एग्जाम्पल दे दूंगा 23, ठीक है। जो मेरी आखिरी की वैल्यू पेयर होता है उसके बाद मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ। कॉमा मैं तभी लगाऊंगा जब इसके बाद भी कोई चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद अगर मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, उसके बाद डॉट लगा के इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा नेम, सेम ऐसे कंट्रोल डी से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी लाइन डाउन करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अब आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। आप कैसे बना सकते हो फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई मेरे जो मेथड का नाम है वो क्या होने वाला है, फंक होने वाला है, ठीक है। फंक के नाम से मैं क्या बनाने वाला हूँ, मेथड बनाने वाला हूँ। मैं इसके अंदर ये बोलूंगा कि भाई एक फंक्शन बना दो, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड यूज करूंगा, अपने फंक्शन को नाम दे दूंगा माय फंक के नाम से, ठीक है। माय फंक के नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, इसके अंदर एक पैरामीटर भी दे देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे दूंगा नंबर के नाम से, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये मेरा मेथड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा दी नंबर इज, और इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन यूज करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, अपने इस पैरामीटर को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दूंगा। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस मैसेज के साथ जो वैल्यू मैं इसमें पास करवाऊंगा एज अ आर्ग्यूमेंट में, जो भी वैल्यू जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ तब मैं एक आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू पास करवाऊंगा, वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, इस पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब इस फंक्शन को कॉल करवाया जाए तब तुम एक मैसेज प्रिंट करवाना द नंबर इज, और इसके साथ जोड़ देना किस वैल्यू
वैल्यू को, इस नंबर वाली वैल्यू को, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के साथ आपने यहाँ पे क्या करा है, एक नंबर को जोड़ दिया है अपने मैसेज में डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और एक काम ये करते हैं कि मैं इन दोनों को यहाँ पे कर देता हूँ अभी कॉमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और console.log में मैं लिखूंगा emp अपने ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद मुझे किस नाम से कॉल करवाना पड़ेगा, इस नाम से, ठीक है। फंक के नाम से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉल करवा सकता हूँ। पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगा। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे जब आप फंक्शन अपने डिफाइन कर रहे होते हो ना, तब आप एक वेरिएबल का नाम बता देते हो कि भाई ये मेरे पैरामीटर का नाम है, इसमें कोई वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो आप वैल्यू पास करवाते हो, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, बस इतना याद रखना, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 पास करवा रहा हूँ, तो ये 5 क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है, 5 मेरी एक्चुअल वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई जो भी मैं आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करवाऊंगा, उसको तुम किस में कॉपी करवा देना, नंबर वाले पैरामीटर में, यानी कि नंबर वाले वेरिएबल में आप इसको कॉपी करा देना, ठीक है। अब कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो एक मैसेज मिल जाएगा, द नंबर इज 5, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, जावास्क्रिप्ट ES6 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था टेम्पलेट लिटरल्स का। टेम्पलेट लिटरल्स ने ये बोला कि भाई यार आप बार बार जो ना इस तरीके से कॉन्केटिनेशन करते हो कि प्लस लगा रहे हो, बार बार इन चीज़ों को, ये डबल कोटेशंस को ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, इस तरीके से काम कर रहे हो। तो टेम्पलेट लिटरल्स ने बोला यार आप इजीली काम कर सकते हो, बार बार आपको ये कोटेशन वगैरह ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो वो दिखा देता हूँ। कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको कंट्रोल से कॉमेंट करूंगा यहाँ पे, और अब आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डबल कोटेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे यूज करोगे टिल्ड ऑपरेटर, ठीक है। जो आपकी एस्केप की होती है, या आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो टैब की होती है, उसके ऊपर जो की होती है, आप डायरेक्ट इसको दबाओगे, ये वाला जो साइन है, ये सिंगल कोटेशन नहीं होता है, ये टिल ऑपरेटर होता है, ठीक है। टिल साइन होता है ये। तो आपने क्या करा है, इस टिल ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये नंबर वाला जो है मेरा, ये जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल, एक पैरामीटर है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके सिंपल लिखोगे डॉलर का साइन, ठीक है। डॉलर का साइन लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप क्या कर दोगे, इस नंबर को पास करवा दोगे। तो अब ये समझ जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मेरा मैसेज है, और उसके बाद ये जो डॉलर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, ये एक पैरामीटर है, ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, मुझे उसको क्या करना है, कॉन्केटिनेट कराना है। तो ये टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो अभी भी मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, द नंबर इज 5। आप चाहो तो आप इसकी वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15 पास करवा दूँ, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो द नंबर इज 15 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट होता है। आपको कॉन्केटिनेशन ऐसे भी करनी आनी चाहिए, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए भी आपको कॉन्केटिनेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको भी कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इवेंट क्या होता है आपके पास, जैसे अगर मैं अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर आऊँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पर होवर कर रहा हूँ, ठीक है, माउस ओवर कर रहा हूँ, माउस आउट कर रहा हूँ, कोई स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये सारे क्या कहलाते हैं, इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन इवेंट्स को लिसन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इवेंट लिसनर का आपके पास कॉन्सेप्ट आता है। अब वो क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इवेंट लिसनर्स, ठीक है। अब इवेंट लिसनर्स आपके पास बहुत तरीके के होते हैं, मैंने बताया हुआ भी ये बहुत सारी वीडियोज़ में। चलो अब हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, ठीक है। आप चाहो तो आप H1 का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, मैं आपको सिंपल रखूंगा इस वीडियो में। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूं, तो मैं कुछ देखना चाहता हूं, ठीक है, कोई चीज़ देखना चाहता हूं, मैं कुछ भी करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, उस इवेंट का बताऊंगा कि भाई कौन सा इवेंट। मैं बोलूंगा कि भाई अगर मेरे डॉक्यूमेंट पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप नाम के साथ भी कोई फंक्शन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना दिया है बिना नाम का फंक्शन। बिना नाम के फंक्शन को क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक बिना नाम का फंक्शन बना दिया, वो बिना नाम का फंक्शन क्या कहलाता है, एनोनिमस फंक्शन कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई जब मेरे डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया जाए, तो आप एक अलर्ट मैसेज शो करवा देना, ठीक है। अलर्ट का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हो। मैंने बोला कि भाई एक अलर्ट मैसेज शो करवा देना जिसपे लिखा हुआ आ जाए क्लिक। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा, एक अलर्ट मैसेज आ चुका है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। उसको ओके करूंगा तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, क्लिक इवेंट लिसनर का। अब जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग का जैसे एक फंक्शन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंसोल में वैल्यू को शो करवा सकते हो। एलर्ट का फंक्शन आपने देख लिया, वैसे ही एक कन्फर्म का फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब कन्फर्म के फंक्शन से क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कन्फर्म, ठीक है, तो कन्फर्म का क्या मतलब है कि ये आपसे कोई चीज़ कन्फर्म करेगा, ठीक है, यस और नो में पूछेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोगों को कुछ कोई इस तरीके से चीज़ करना चाहते हो, जैसे अगर आप डिलीट वगैरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि भाई आपके पास एक कन्फर्म बॉक्स आए और वो आपसे पूछे कि भाई आप वाकई इस चीज़ को डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मुझसे पूछ रहा है ओके या कैंसिल। ओके कर दूंगा तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देता है फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों फंक्शंस के बारे में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा यूज स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। ये यूज स्ट्रिक्ट मोड कितना इंपॉर्टेंट है इसका अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। जावास्क्रिप्ट ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट बोलती है यार बस आप काम करो, मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम आपको एरर दूँ। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे ए और इक्वल टू लिखूंगा 10, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और बोलूंगा कि भाई ए को क्या करो कंसोल में शो करवा दो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा इसने वैल्यू प्रिंट करवा दी। क्यों करवाई भाई, मैंने तो इसको बताया ही नहीं कि ये वेरिएबल है। मैंने तो ना लेट का कीवर्ड यूज करा, ना कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करा, ना वेर का कीवर्ड यूज करा। जावास्क्रिप्ट इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई जरा अब क्या हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन में मैं यहाँ पे लिख लूंगा यूज स्ट्रिक्ट। इससे क्या होगा, अब ये फ्रेंडली नहीं रही, अब ये आप पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो अब ये मुझे दे रहा है एरर, ये बोल रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। बोल रहा है भाई बहुत हो गई दोस्ती वोस्ती, अब जाके जल्दी से क्या करो, ए को डिफाइन कर दो। तो ये होता है यूज स्ट्रिक्ट मोड, कि आप ये भी यूज कर सकते हो, ये बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम आते हैं एरो फंक्शन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो, चाहे आप एंगुलर सीखो, चाहे आप व्यू सीखो, कुछ भी सीखो आप, आपको एरो फंक्शन के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लगा लेता हूँ एरो फंक्शन के नाम से। मैं क्या करूँगा लेट, और लेट के नाम से मैंने यहाँ पे लिख दिया नम, ठीक है, नम लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या बोलूँगा, चलो मैं एक काम ये करता हूँ, पहले मैं आपको एक सिंपल फंक्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा नंबर के, नम के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। नम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नंबर वाले एक पैरामीटर को पास करवा दूंगा। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई रिटर्न करवा दो किसको, नंबर को क्या करो तुम रिटर्न करवा दो, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं बोलूँगा नम को क्या करो कॉल करवा लो, और नंबर में मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास करवाऊंगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पास करवा दिया 3। तो अब ये 3 क्या होगा, यहाँ पे आके पेस्ट होगा, कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद मैंने बोला कि भाई रिटर्न करवा दो नंबर को, मतलब जो वैल्यू आई है उसी को रिटर्न करवा दो। और यहाँ पे मैंने उसको कंसोल में शो करवा दिया, तो मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो 3 आ गया। यही सेम काम आप एरो फंक्शन से कैसे कर सकते हो, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एरो फंक्शन से ये काम करके दिखाता हूँ। एरो फंक्शन से आपने क्या करना है, आपने फंक्शन का कीवर्ड ही नहीं लिखना, पहली चीज तो ये। आप क्या करो लेट, और आपने अपने फंक्शन का नाम बता दिया नम, उसके बाद आप इक्वल टू का साइन यूज करो, उसके बाद आप ये जो नंबर आपका जो पैरामीटर है उसके बाद आप क्या लगा लो, यहाँ पे एक एरो लगा लो, बस। और आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपका एरो फंक्शन बन चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो 3 अभी भी मिल जाए। अब आप बोलोगे यार अगर मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो देखो एरो फंक्शन में अगर आपके पास पैरामीटर सिर्फ एक होता है, तो एरो फंक्शन बोलता है कि यार आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा, तो देखो अभी भी मुझे आउटपुट मिल रहा है। फिर एरो फंक्शन एक और चीज बोलता है, एरो फंक्शन बोलता है कि अगर आपके एरो फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप ये इन कर्ली ब्रेसेस को भी यहां से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना करोगे, और अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस को भी रिमूव कर सकते हो। फिर एरो फंक्शन एक और चीज बोलता है, एरो फंक्शन ये बोलता है कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट है और वो एक स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न की स्टेटमेंट है, तो आप फिर रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दो। तो मैं यहां से रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दूंगा। देखो मेरा ये फंक्शन कितना छोटा हो चुका है, सिर्फ इतना सा हो चुका है, और कितना रीडेबल फॉर्म में हो चुका है। देख रहे हो कितना शॉर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BB3 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये होती है एरो फंक्शन की पावर, कि अगर आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर
पैरामीटर है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फंक्शन में एक स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर वो एक स्टेटमेंट रिटर्न की स्टेटमेंट है तो आपको रिटर्न का कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरो फंक्शंस का जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के बाद अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है एरे डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इवन बहुत सारे लोगों को तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। ये है एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में एरे आप कैसे बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ARR, और ARR के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने एरे के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल फरजीन, और फरजीन दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू में दे देता हूँ 23, तीसरी वैल्यू में बुलियन में दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एरे बना लिया। अब अगर मुझे ये करना है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई इन एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं आप क्या करो, हर वैल्यू के लिए एक सेपरेट वेरिएबल बनाओ और उसको स्टोर करो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, लेट का कीवर्ड यूज़ करोगे। पहली वैल्यू के लिए आपने एक वेरिएबल बना लिया नेम के नाम से, फिर आप बोलोगे कि भाई एरे की 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसमें ये इनिशियलाइज करा दो, फिर आप बोलोगे एरे की 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करा दो, फिर आप तीसरा वेरिएबल बनाओगे, फिर आप बोलोगे कि भाई एरे की तीसरी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो तीसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज करा दो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाएगा। अभी तो यहाँ पर आपके लिए 3 वैल्यूज़ हैं, अगर आपके एरे में 10 वैल्यूज़ हो, 15 वैल्यूज़ हो, 20 वैल्यूज़ हो, 100 वैल्यूज़ हो, तो आप क्या इस तरीके से काम करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ES6 में कॉन्सेप्ट लाया गया एरे डी स्ट्रक्चरिंग का, कि आपको अलग अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी लाइन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, लेट का कीवर्ड लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ क्योंकि आप एरे बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप इक्वल टू लिखो, इक्वल टू के बाद जिस एरे को डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो उसका नाम लिख दो। जैसे मैं इस एरे को डिस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ARR लिख दिया, सेमीकोलन लगा लिया, इतना काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, फरजीन को मैंने स्टोर करवाना है एक नेम नाम के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम नाम का वेरिएबल बना लूँगा, कॉमा लगाऊंगा। इस 23 को मैंने स्टोर करवाना है एज नाम के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एज, फिर कॉमा लगाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा यस। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 मैंने वेरिएबल्स बना लिए, एक ही लाइन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, और तीनों के अंदर इस एरे की जो भी वैल्यूज थी उनको मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया है। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे प्रूफ दिखाओ, तो चलो प्रूफ देख लेते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई नेम को कंसोल में शो करवा दो, इसके साथ साथ यहाँ पे एज को और यस को भी क्या करो, कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। तो एज को और यहाँ पे यस को भी क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का, कि आपको 3 वेरिएबल्स अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके के एरे की 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो इसमें इनिशियलाइज करा दो, एरे की 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो इसमें इनिशियलाइज करा दो। इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन में आपने क्या करा है, एरे की सारी वैल्यूज को यहाँ पर वेरिएबल्स में डिफाइन करवा दिए, इनिशियलाइज करवा दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे डी स्ट्रक्चरिंग का। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट भी होता है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का, वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप सेम ऐसे ही काम कर सकते हो, सिर्फ आपने कर्ली ब्रेसेस लगा के यूज करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप रिएक्ट में यूज भी करोगे, जैसे कि स्ट्रिंग के जो अपने मेथड्स होते हैं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर लिया, सब str का मेथड होता है आपके पास। तो बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये रही मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट। आपने सिंपल क्या काम करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं, अगर आपको इनको डेप्थ में पढ़ना है, आपने कहाँ जाना है, आपने इस प्लेलिस्ट पे जाना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने सिखाया है। लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट आपको आती होगी, ठीक है। इफ एल्स हो गया या स्विच केस स्टेटमेंट हो गई, ये आपको आती होगी। लूप्स आपको आते होंगे, फॉर वाइल, डू वाइल लूप, ठीक है। ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। उसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पे
उसके बाद फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैथ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, रैंडम मेथड आपको समझ में आना चाहिए, दिस का कीवर्ड आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, और आगे आने के बाद ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से समझाए। देखो ये यूज स्ट्रिक्ट वाली वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया, ये अगर चलो नहीं भी पता हो तो कोई इतना मसला नहीं है होस्टिंग, लेकिन यूज स्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ डॉम मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है। देखो ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, देख लो 15 मिनट की, 12 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, इस तरीके से करके 14 मिनट की, इस तरीके से करके छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनको आप देख सकते हो। डॉम मैनिपुलेशन की वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। एक एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग की वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, टेम्पलेट लिटल्स का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शंस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर आप पास करवा रहे हो। प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिएक्ट में जहां पर भी प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा वहां पे मैं जरूर आप लोगों को प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट करवाऊंगा। एरो फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डिटेल में एरो फंक्शन यहाँ पे पढ़ा है। मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन, ये तीनों फंक्शन देखो छोटी छोटी वीडियोज हैं, 12 मिनट, 10 मिनट और 8 मिनट। ये तीनों वीडियोज आपने लाजमी देखनी है। मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको जेसन का नहीं पता है, जेसन की आप सिर्फ एक वीडियो भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको पैकेज.json की फाइल दिखाई थी, वही सेम सिंटेक्स होता है इसका। वो जेसन फॉर्मेट ये है, जेसन फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को ग्रो कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है अभी ये वीडियो देख के कि यार इतनी सारी चीज़ें तो मुझे आती नहीं है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं रिएक्ट छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्ट को साथ साथ सीखो और उसके साथ साथ आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो आप साथ साथ ये चीज़ें सीख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता देता हूँ। ये प्लेलिस्ट है मेरी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने आपको प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल स्क्रैच से एंड लेवल तक मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए हैं। यहाँ पर अभी बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया था, फ्लैपी बर्ड गेम भी हमने बनाया था यहाँ पे। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिव टू डू लिस्ट बनाई थी। सारे प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं मेरे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप यहाँ पे बनाई थी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। एनिमेटेड एंड स्लाइडिंग साइन अप एंड लॉगिन फॉर्म बनाया था, प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे बनाया था। तो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, और आने वाले टाइम में मैं बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऐड भी करने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो। इसके साथ साथ इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, जावास्क्रिप्ट साथ साथ सीखो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।